हेलो बच्चों, ये क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है। आज अम्ल, क्षारक और लवण यानी एसिड, बेस एंड साल्ट। फर्स्ट चैप्टर हमने डिस्कस कर चुके हैं, कंप्लीट हो गया है फर्स्ट चैप्टर हमारा, रासायनिक अपक्रिया और समीकरण। उसको अगर आपने नहीं देखा है तो फिर से जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये हमारा दूसरा चैप्टर आज हम स्टार्ट करते हैं, अम्ल, क्षारक और लवण। तो आप लोग बेसिक लेवल पे क्लास 8 में 7th में सारी चीज़ें थोड़ी बहुत आपको पता होगी कि अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। इसके यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा जो अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में पढ़ना है वो बेसिक, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। यहाँ पे हमको इसके सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, यानी जो रासायनिक गुणधर्म है इसके अम्ल, क्षारक और लवण के, ज़्यादातर हमको उस पर फोकस करना है यहाँ पे। क्योंकि अब हम लोग थोड़ा सा आगे आ चुके हैं, क्लास 10th के लेवल पर हम लोग छोटी छोटी चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि अम्ल, जैसे हम लोग जानते हैं अम्ल क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, यानी ये टेस्ट के बेस पे हम लोग बता रहे हैं। तो कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिसको हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते, जैसे हमारे पास में सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, हमको पता है सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल होता है, यानी एसिड है एक प्रकार का। तो अगर आपको कहा जाए टेस्ट करके बताइए, आपको बिना बताए दे दिया जाए सल्फ्यूरिक एसिड और आपसे बोला जाए इसको टेस्ट करके बताओ ये एसिड है कि बेस है या साल्ट है, तो क्या आप उसको टेस्ट कर सकते हैं? या टेस्ट करना आपके लिए सही होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो इतना ज़्यादा हमारे पास में कोरोसिव होता है कि जैसे ही आपके टंग पे वो एक बूंद भी गिरेगा, आपका टंग क्या होगा, ख़राब हो जाएगा, सकते हो। तो क्योंकि वो तेजाब है सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास में। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसको हम लोग टेस्ट करके अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में, या ये नहीं बता सकते कि ये अम्ल है या क्षारक है या लवण है। तो ऐसे पदार्थों को आप पता लगाने के लिए कि ये एसिड है, बेस है या साल्ट है, हमारे पास में कुछ चीज़ें होती हैं प्रकृति में जिसको हम लोग सूचक नाम देते हैं। तो हमारा चैप्टर ही स्टार्ट होगा सूचक से, ठीक है। सूचक यानी इंडिकेटर, या इसको हम लोग अम्ल क्षार सूचक भी कभी कभी बोला जाता है, ठीक है, अम्ल क्षार सूचक। तो आखिर ये अम्ल क्षार सूचक या सूचक होता क्या है? ये सूचक होते हैं जो हमको बताते हैं कि कोई भी पदार्थ अम्ल है, क्षारक है या लवण है, इनके बारे में ये बताते हैं। ज़्यादातर अम्ल और क्षारक के बारे में बताते हैं। तो ये जो हमारे पास में सूचक होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास में होता है प्राकृतिक सूचक, ठीक है, यानी नेचुरल इंडिकेटर, और दूसरे जो हमारे पास में होते हैं वो होते हैं सिंथेटिक यानी संश्लेषित सूचक, ठीक है। तो दो तरह के हमारे पास में प्रकृति में सूचक पाए जाते हैं। ये सिंथेटिक, देखिए अब दोनों में डिफरेंस क्या है। प्राकृतिक क्या होता है? जो प्रकृति में, नेचर में अवेलेबल हो। जैसे एग्जाम्पल अगर इसकी बात करें हम लोग, तो इसका एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा होता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्पल में। एक तो हमारे पास में हल्दी होता है और एक हमारे पास में होता है जिसको अम्ल क्षार सूचक के नाम से जानते हैं हम लोग, लिटमस पेपर। तो पहला तो हमारे पास में है लिटमस, ठीक है, और दूसरा हमारे पास में है हल्दी। ये दोनों क्या है हमारे पास में? ये हमारे पास में है नेचुरल यानी प्राकृतिक सूचक। और अगर संश्लेषित में बात करें हम, तो संश्लेषित में भी हम दो नाम यहाँ पे हमको याद रखना है। एक हमारे संश्लेषित का मतलब होता है जो हमने बनाया है, ठीक है, मानव निर्मित, यानी इसको हमने बनाया है अपने, कह सकते हो लैब में, या इस तरीके से केमिकली इसको हम लोग सिंथेसाइज किए हुए हैं। और नेचुरल प्रकृति में ही पाया जाएगा, इसका प्लांट होगा, यानी ये प्लांट से, ठीक है, ये भी प्लांट वगैरह से मिलेगा, लेकिन इसको हम लोग केमिकल से सिंथेसाइज किया है। इसका पहला एग्जाम्पल जो हमारे पास में है, एक होता है मेथिल ऑरेंज, ठीक, हम यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख देते हैं मेथिल ऑरेंज। और दूसरा होता है हमारे पास में फिनाल्फ्थालीन, ठीक। तो दो हमारे पास में संश्लेषित हैं और दो हमारे पास में प्राकृतिक हैं। अब दोनों में जो डिफरेंस है हमारे पास में, बस ये प्रकृति में पहले से ही पाया जाएगा प्राकृतिक, और संश्लेषित हम लोगों ने बनाया है। अब ये बताते कैसे हैं, किस तरीके से बताएंगे कि ये सूचक आखिर कैसे बताएंगे कोई चीज़ एसिड है, बेस है या हमारे पास में साल्टी है। तो देखिए, हम जो लिटमस पेपर होता है, हम लोग इसको शुरू से ही पढ़ते आते हैं कि लिटमस पेपर जो होता है एक लाइकेन नाम का पौधा होता है, उसी से बनता है या मिलता है, ठीक है। तो इसको याद रखना, एक लाइकेन नाम का, लाइकेन एक प्लांट है, उसी प्लांट से, इसी पौधे से क्या होता है, लिटमस पेपर बनाया जाता है। ब्रायोफाइट्स का एक पौधा होता है लाइकेन, उसी से क्या होता है, लिटमस पेपर बनाया जाता है। अब ये पेपर की तरह होगा, जैसे ये हमारे पास में पेपर है, इसी पेपर की तरह होगा, एक कलर अलग अलग कलर के पेपर आते हैं। जैसे इसमें हमारे पास में क्या होता है, दो, हम लोग ज़्यादातर दो फेमस हमारे पास में लिटमस पेपर होते हैं। एक हमारे पास में होता है
ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है, यानी नीला लिटमस पेपर, और एक होता है हमारे पास में रेड यानी लाल लिटमस पेपर। ठीक, तो दो लिटमस पेपर होते हैं, एक नीला नीले रंग का होगा और एक रेड यानी लाल कलर का होगा। तो अब देखिए आखिर पता कैसे चलेगा। अगर कोई हमारे पास में एसिड है, ठीक है, यानी अम्ल है अगर वह, तो उस पर अगर हम लोग किस लिटमस पेपर पर डालें उसको, अगर हम नीले लिटमस पेपर पे डाल दें, ठीक है, नीले लिटमस पेपर पे अगर हम लोग डालते हैं किसको, अम्ल को, तो वो क्या कर देगा, लिटमस पेपर जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, यानी याद हमेशा याद होना चाहिए आपको। जो हमारे पास में ये अम्ल होता है, नीले लिटमस पेपर को हमारे पास में लाल कर देता है। अब अगला जो हमारे पास में होता है, जो हमारे पास में अगर कहीं पे लाल लिटमस पेपर होगा तो इसी का उल्टा हमारे पास में क्षारक करता है। क्षारक क्या करता है, क्षारक हमारे पास में अगर कोई हमारे पास में क्षारक होगा यानी बेस, तो बेस क्या करेगा, जो हमारे पास में अगर लाल लिटमस पेपर है उसको क्या कर देगा, नीला कर देगा। तो ये दो चीज़ें हमारे पास में लिटमस पेपर के बारे में होती हैं, इसको आप याद रखिएगा कि एसिड नीले लिटमस पेपर को लाल करता है और क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इसको कभी कभी हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एसिड नीला करेगा या लाल करेगा या बेस लाल से नीला करेगा। तो इसके लिए आप एक शब्द याद रख सकते हैं, अनिल। ठीक है, शब्द क्या है, अनिल, नाम होता है, किसी भी आदमी का नाम हो सकता है। तो अनिल क्या करता है, देखिए अ से क्या होगा, एसिड या अम्ल, न से नीला और ल से लाल, यानी अम्ल क्या करेगा, नीले को लाल करेगा। एक याद कर लो, दूसरा उसका उल्टा होगा। तो अम्ल नीले को लाल कर देता है। तो ये हमारे पास में लाइकेन से एक प्लांट से लिटमस पेपर जो बनता है वो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा जो हमारे पास में आता है नेचुरल इंडिकेटर, यानी प्राकृतिक हमारे पास में जो इंडिकेटर सूचक है वो हल्दी है। हल्दी क्या होता है, हल्दी भी हमारे पास में इंडिकेटर की तरह काम करता है। इंडिकेटर यानी एसिड बेस को इंडिकेट करता है, क्या एसिड है, यानी अगर हम लोग हल्दी के ऊपर एसिड डाल दें तो उसका कलर कुछ दूसरा हो जाएगा, और अगर बेस डाल दें तो उसका कलर दूसरा हो जाएगा। तो हल्दी हम लोग बेसिक जानते हैं कि हल्दी हमारे पास में किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। ठीक, तो हल्दी जो हमारे पास में येलो कलर का होता है, अगर हल्दी पे हम लोग क्या करें, एसिड को डाल दें यानी अम्ल को हल्दी पे डाल देंगे तो क्या होगा, ये हल्दी किस कलर का रहेगा, इसका कलर कैसा रहेगा हमारे पास में, इसका कलर जो हमारे पास में रहेगा वो हमारे पास में येलो ही रहेगा, कह सकते हो जैसा था वैसा ही येलो। हल्दी येलो कलर का होता है, अगर अम्ल डाल देंगे इसके ऊपर तो येलो कलर का ही रहेगा। लेकिन अगर हल्दी है हमारे पास में और उस पर अगर हमने बेस को डाल दिया यानी क्षारक को डाल दिया, ठीक है, अगर क्षारक को डाल दिया तो इसका कलर चेंज हो जाता है। कलर हो जाता है इसका कैसा, रेड ब्राउन। हमारे पास में रेड ब्राउन मतलब भूरा लाल, भूरे लाल कलर का हो जाएगा। इसका एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, जैसे हम लोग कभी कभी देखते हैं शर्ट वगैरह पे हमारे कहीं पर हल्दी वगैरह लगी है कहीं पे शर्ट पे, तो जैसे ही हम लोग उसको साबुन से साफ़ करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास में शर्ट पे जहाँ पे हल्दी लगी होगी उसका कलर तुरंत चेंज हो जाता है और थोड़ा सा लाल कलर का हो जाता है, या कह सकते हो भूरे लाल कलर का हो जाएगा। और फिर से अगर उसको हम पानी से धो देते हैं 2-3 बार तो फिर से वो हल्दी येलो कलर की हो जाएगी। तो क्योंकि साबुन हमारे पास में क्षारक होता है, ठीक है, एक प्रकार का क्षारक है साबुन, तो क्षारक जैसे ही पड़ता है हल्दी पे, हल्दी का रंग चेंज हो जाता है। तो दो लिटमस, अभी तक हम लोगों ने दो सूचक के बारे में हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले ली है। पहला, दो के दोनों कैसे थे, नेचुरल इंडिकेटर, पहला लिटमस था, दूसरा हल्दी। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं हम, लिटमस पेपर दो तरह का होगा, एक नीला एक लाल। एसिड जो होता है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, और जो हमारे पास में बेस होता है यानी क्षारक होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। हल्दी भी हमारे पास में सूचक की तरह काम करेगा। अगर हल्दी के ऊपर हम लोग अम्ल डाल दें तो हल्दी का कलर येलो ही रहेगा, लेकिन अगर हल्दी के ऊपर हम क्षारक डाल देते हैं तो उसका कलर क्या हो जाएगा, भूरा लाल हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे पे पीला ही रहेगा नहीं तो। अब ये दोनों तो हमारे पास में कंप्लीट हो गए। अब दूसरा है हमारे पास में संश्लेषित। ठीक है, संश्लेषित में एक मेथिल ऑरेंज है और फिनाफ्थलीन है। अब दोनों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग यहीं पे कर लेते हैं और दोनों को यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं। जैसे पहला जो हमारे पास में मेथिल ऑरेंज होता है, इसका फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है, मेथिल ऑरेंज क्या करता है कि अगर ये भी हमारे पास में सूचक की तरह काम करता है। जैसे कहीं पे अगर मेथिल ऑरेंज है, एक सॉल्यूशन होता है ये, ठीक है, मेथिल ऑरेंज क्या है, एक सॉल्यूशन है हमारे पास में, विलयन होता है जैसे लिक्विड जैसा। तो इसमें क्या होगा कि अगर इसमें हम लोग मेथिल ऑरेंज में एसिड डाल दें, जैसे मान लो हमारे पास में मेथिल ऑरेंज है, ठीक है, इसमें
और इसमें क्या करते हैं हम लोग, एसिड डाल दें यानी अम्ल डाल दें। तो मेथिल ऑरेंज में अगर हम लोग अम्ल डाल देंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, इसका कलर हो जाता है रेड, लाल कलर का हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि मेथिल ऑरेंज में अगर अम्ल डाल दें तो ये लाल कलर का हो जाएगा। और अगर हमारे पास में मेथिल ऑरेंज है कहीं पे और उसमें हम लोग क्या डाल दें, इस बार अम्ल डाले थे, इस बार हम लोग क्या करें, क्षारक डाल दें। अगर इसमें क्षारक डाल देते हैं तो जो इसका कलर हो जाता है ये हमारे पास में येलो कलर का हो जाएगा। बस आपको कलर ही याद रखना है, ध्यान देना, पीले कलर का हो जाएगा ये, कलर ही याद रखना है। इसमें इंडिकेटर्स में आपको कुछ नहीं याद रखना है, केवल कलर याद रखना है कि ये आखिर कलर किस तरह से चेंज होता है। तो मेथिल ऑरेंज हमने बता दिया, मेथिल ऑरेंज में अगर अम्ल डालोगे तो रेड हो जाएगा और क्षारक डालोगे तो येलो हो जाएगा। और लास्ट हमारे पास में बचता है क्या, फिनेफ्थलीन। तो फिनेफ्थलीन क्या करता है, देखो फिनेफ्थलीन जो हमारे पास में है ये क्या करेगा कि इस पे भी अगर हम लोग फिनेफ्थलीन पे अगर एसिड डाल दें, मान लो ये हमारे पास में फिनेफ्थलीन था, ठीक है, इस पे अगर हम लोग एसिड डाल दें यानी अम्ल डाल दें तो इसका कलर आपको याद रखना है। और फिनेफ्थलीन पे अगर हम लोग क्षारक डाल दें, ठीक है, तो हमको इसका कलर याद रखना है, बस कलर ही याद रखना है, आपको कुछ नहीं याद रखना है। तो अगर अम्ल डालते हैं तो ये क्या होता है, ये कलरलेस रहेगा। कलरलेस मतलब इसका कोई कलर नहीं होगा, ठीक है, पानी जैसा कैसा एकदम बिना कलर के। और अगर क्षारक डालेंगे तो इसका कलर हमारे पास में पिंक हो जाता है, पिंक गुलाबी कलर का हो जाएगा, ठीक। तो इसको याद रखिएगा कि फिनेफ्थलीन भी हमारे पास में सूचक की तरह काम करता है। फिनेफ्थलीन पे अगर हम लोग क्षारक डालते हैं तो पिंक कलर का हो जाएगा, गुलाबी कलर का हो जाएगा ये, ठीक। और अगर हमारे पास में फिनेफ्थलीन पे अम्ल डालते हैं तो वो कलरलेस हो जाएगा। तो ये यहाँ तक हमारा सूचक जो था वो कंप्लीट हुआ। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि जो ये अम्ल क्षारक होते हैं हमारे पास में, अम्ल क्षारक हैं, लवण है, इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, रासायनिक गुणधर्म, ठीक है, अम्ल क्षारक और लवण के रासायनिक गुणधर्म। अब अगली हमारी जो हेडिंग होगी तो ये होगा अम्ल क्षारक के रासायनिक गुणधर्म, ठीक। तो ये यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आप लोग सूचक वगैरह एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, उसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास में केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो ये ध्यान दीजिए, देखिए केमिकल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट मैटर से या डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड से, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से या डिफरेंट डिफरेंट मेटल से ये हमारे पास में एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद क्या फॉर्म करते हैं, ठीक, यही सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे हम लोग और आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से याद रखनी है, कुछ भी इसमें से छूटना नहीं है, ठीक, कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है हमको। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे कि अम्ल और क्षारक धातु के साथ कैसे अपक्रिया करते हैं। सबसे पहला हमारे पास में, इसको हम लोग 1 2 करके लेके चलें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहला हमारे पास में क्या है, अम्ल और क्षारक धातु से कैसे क्रिया करते हैं, ठीक। देखो कोई भी हो, चाहे एसिड हो या हमारे पास में बेस हो, दो के दोनों, यानी एसिड और बेस हमारे पास में, एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल्स, मेटल्स से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे एक हम लोग एसिड ले लें, मान लो HCl ले लेते हैं, HCl क्या है, एक एसिड है। और एक हम लोग क्या करें, कोई भी मेटल ले लेते हैं, मेटल बहुत सारे हैं, आयरन हो गया, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीज, सोडियम, पोटेशियम, मान लो यहाँ पे हम लोग सोडियम ले लेते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास में एसिड है और ये हमारे पास में क्या है, एक मेटल है, दोनों का रिएक्शन करवाएं। तो रिएक्शन करने के बाद क्या फॉर्म होता है, जब भी एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो ये एक साल्ट बनाता है, अम्ल जब भी धातु से अपक्रिया करेगा तो एक लवण बनाएगा, तो इस साल्ट का नाम क्या होगा, NaCl। और यहाँ से हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये तो करता है एसिड, एसिड जब भी किसी धातु से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, एक लवण बनाएगा यानी साल्ट बनाएगा, और एक हमारे पास में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसी तरीके से और कई सारे भी मेटल आप दूसरे दूसरे एसिड लेके इसको बैलेंस भी कर सकते हो, इसको 2HCl यहाँ कर दो, ठीक है, इसको 2 कर दो, इसको 2 कर दो, इस बैलेंसिंग तो हम फर्स्ट चैप्टर में बता ही चुके हैं आपको। तो ये हो गया हमारे पास में। अब
इस तरीके से अगर आप लोग देख रहे हैं, इसी तरीके से अगर बेस की बात करें, बेस में क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास में NaOH है, क्योंकि हम यहाँ पे दोनों की हेडिंग डाल चुके हैं यहाँ पे कि अम्ल और क्षारक दोनों कैसे, तो बेस भी हम लोग देख लेते हैं। तो NaOH बेस है एक, प्लस Zn, मान लो जिंक एक धातु है, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे क्या होगा, यहाँ पे भी वही होगा, एक साल्ट बनेगा हमारे पास में। साल्ट क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट बनता है यहाँ पे Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ भी निकलती है। ये क्या है हमारे पास में, साल्ट, और ये बेस, ये मेटल यानी धातु। तो एक कॉमन हम लोग यहाँ पे फार्मूला लिख सकते हैं। जो कॉमन फार्मूला हम लिखेंगे हर बार उसको ब्लैक पेन से लिखेंगे, आप उसी को याद रखना है आपको, ठीक है। तो कॉमन फार्मूला क्या है हमारे पास में कि जब भी, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, जब भी वो रिएक्शन करेगा मेटल से तो दो ही चीज़ें बनेंगी, एक तो हाइड्रोजन गैस बनता है और दूसरा हमारे पास में कोई ना कोई साल्ट बनेगा यानी लवण बनेगा। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अम्ल या क्षारक, ध्यान देना आप लिख लगाया हमने, अम्ल या क्षारक दोनों में से कोई भी हो सकता है, जब भी प्लस यानी रिएक्ट करेंगे किससे, धातु से, तो क्या बनाएंगे, दो चीज़ें बनेंगे हमारे पास में, एक तो लवण बनाएगा और दूसरा हमारे पास में हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये दो चीज़ें हमारे पास में बनेगी। इंग्लिश में भी लिख देते हैं, एसिड हो या बेस हो, जब भी रिएक्शन करेगा किससे, मेटल से, तो बनाएगा क्या, साल्ट, और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो ये चीज़ें आपको, ये एकदम अच्छी तरीके से आपको याद होना चाहिए, इसको भूलना नहीं है ये। ठीक, ये पहला हमारे पास में केमिकल प्रॉपर्टी थी एसिड एंड बेस की, कि कोई भी एसिड या बेस हमारे पास में मेटल से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब इसको आप प्रूफ कैसे करोगे कि एक जो गैस निकली है या हाइड्रोजन गैस ही है, इसके लिए एनसीईआरटी में एक हमारे पास में क्रियाकलाप एक्टिविटी दी गई है उसमें। तो देखो, इसका प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग मान लो कि इस तरीके से हमने क्या किया, एक फ्लास्क ले लिया, फ्लास्क में क्या कर लिया, एसिड ले लिया, एसिड मान लो जैसे H2SO4 ले लिया हमने, ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड। अभी आप लोगों को तो हो सकता है एसिड और बेस को पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक पहचानने के लिए एक तरीका बता देता हूँ, उसको देख लीजिए। नहीं तो एसिड क्या होता है, बेस, इसको आप पहले से ही पढ़ के आए हैं कि एसिड जो होता है जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं, और बेस जो होते हैं वो जब जल में हम लोग उसको डिजॉल्व, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, जब बेस को हम लोग जल में डिजॉल्व यानी वाटर में डिजॉल्व करते हैं, घोलते हैं, तो वो OH- देता है। जैसे जिसमें भी आपको H+ H जैसा कुछ दिखाई दे वो एसिड होगा, जैसे HCl क्या है, अम्ल है, H2SO4 क्या है, अम्ल है, ठीक है, H2CO3 क्या है, अम्ल है। तो ये देख रहे हैं आप, ये H इस तरीके से ये क्या है, सारे के सारे अम्ल हैं। अभी थोड़ा सा आप याद रखिए इसको, बाद में हम लोग इसको और एक्सप्लेन करेंगे। और कहीं पे OH दिखाई दे, जैसे NaOH, ठीक, KOH, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस, इस तरीके से ये OH, ये OH, ये OH, तो ये क्या है, क्षारक। आप इतना थोड़ा सा याद रखिए, अभी बाद में इसको हम लोग और एक्सप्लेन करेंगे। अभी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत हमने H2SO4 लिख दिया, पता नहीं आपको पता है कि नहीं H2SO4 क्या है, तो पता होना चाहिए, होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताया तो इससे आप लोग थोड़ा सा यहाँ से ध्यान रखिएगा इसको। अब देखिए, जैसे ये हमारे पास में क्या था, एक अम्ल है हमारे पास में। अब इस अम्ल में हम क्या करें, एक मेटल डाल दें यानी धातु डाल दें, धातु का टुकड़ा, मान लो आयरन ही डाल देते हैं। तो जैसे ही हम लोग इसमें कोई धातु डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से जैसे यानी आयरन यानी Fe जैसे ही हम डालेंगे तो इसमें रिएक्शन होगी। रिएक्शन क्या होगा, पहले से क्या था, H2SO4 था, उसके बाद हमने इसमें डाल क्या दिया, Fe आयरन, तो ये बनाएगा क्या, FeSO4, और क्या, हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये जो बनाएगा ये साल्ट तो इसी में रह जाएगा, यानी जो FeSO4 बनेगा इसी में रह जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन जो गैस बनी है ये यहाँ से ऊपर की तरफ उड़ेगी। अब ऊपर की तरफ उठेगी तो कैसे पता लगा कि ये हाइड्रोजन ही है, इसका पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक इस तरीके से इसको बंद कर देते हैं, और बंद करने के बाद यहाँ से एक ओपनिंग लगा देते हैं, इस तरीके से एक हम लोग परख नली लगा देंगे। अब इस तरीके से अगर हम लोग इसमें ग्लास की एक ट्यूब लगा दें ऐसे, और यहाँ से जो गैस बनी है यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन गैस ही होगी, ये गैस ऐसे आएगी इधर से निकलेगी। अब इस गैस यानी हाइड्रोजन गैस जो है, इसके सामने हम क्या करेंगे, मोमबत्ती का एक जलती हुई मोमबत्ती को यहाँ पे लेके जाएंगे इस तरीके से। अब जब जलती हुई मोमबत्ती लेके जाएंगे, यहाँ से जो गैसें निकल रही होंगी तो यहाँ से पॉप की साउंड सुनाई देगी, पॉप साउंड। पॉप साउंड क्या होता है, फट फट की आवाज़ सुनाई देगी, हिंदी में बोले तो हम लोग फट फट
इस तरीके से जो मोमबत्ती जल रही है बुझ थोड़ी थोड़ी यहाँ से फट फट की आवाज़ सुनाई देगी, यानी पॉप साउंड उसको हम लोग बोलते हैं। तो पॉप साउंड अगर सुनाई दे, कभी भी मोमबत्ती किसी गैस के सामने ले जाने पे पॉप साउंड सुनाई दे, तो ये इंडिकेट करता है कि जो गैस है हमारे पास में वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। इसको याद रखना। अब यहीं पे अगर हाइड्रोजन गैस की बात आई है तो हम 2-3 चीज़ें और बता देते हैं। मान लो कोई एक हमारे पास में क्या है, ट्यूब है कोई, यहाँ से कोई गैस निकल रही है। जब इसके सामने मोमबत्ती से आपको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके चीज़ें बताते हैं। अगर कोई गैस है और ये पॉप की साउंड यहाँ पे सुनाई देने लगी, ठीक है, फट फट की आवाज़ आने लगी यहाँ से, तो ये कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस। अगर कोई गैस है वो निकल रही है, उसके सामने मोमबत्ती लेके गए हम लोग और वो क्या किया, मोमबत्ती क्या हो जाए, बुझ जाए, तो मोमबत्ती बुझ जाने का मतलब वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। 2 चीज़ें। तीसरी चीज़, अगर कोई गैस कहीं से निकल रही है और उसके सामने हम मोमबत्ती लेके जाएं और मोमबत्ती तेज़ी से जलने लगे और तेज़ जलने लगे, ठीक है, तेज़ी से जलने लगे, तो तेज़ी से जलने का मतलब कौन सा गैस होगा, ऑक्सीजन। तो ये आप लोग याद कर सकते हैं, सीधी सीधी बात। कैसे पता कर सकते हैं कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस होगी तो पॉपअप की साउंड सुनाई देगी, फट फट की आवाज़ सुनाई देगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी तो मोमबत्ती बुझ जाएगी क्योंकि ये जलने में सहायता नहीं करती। और ऑक्सीजन गैस होगी अगर वहाँ पे तो तेज़ी से मोमबत्ती जलने लगेगी। ठीक, तो अब हम लोग इस लेक्चर 1 को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं इसको। अभी ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, ये ख़त्म नहीं हुआ है, यही तो इस चैप्टर में को पढ़ना स्टार्ट हुआ है अभी यहाँ से। ठीक है, एक हम लोग प्रॉपर्टी देखे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी सारी प्रॉपर्टीज़, लगभग बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ एसिड एंड बेस की, अम्ल और क्षारक की कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए वेट कीजिए आप। थैंक यू।